This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर या फ्यूल सेविंग कंट्रोलर क्या होता है, ये ऑपरेट कैसे करता है और कौन से मस्ट हैव फीचर्स हैं जो कि किसी भी अच्छे पीवी जेनसेट कंट्रोलर में होने चाहिए। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। इससे पहले कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करें कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर क्या होता है, थोड़ा सा पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर इन फर्स्ट प्लेस क्यों चाहिए हो सकता है। अगर आपने ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर को या बंच ऑफ इन्वर्टर्स को अगर आप लगाने जा रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, यकीनन आपके पास जनरेटर्स भी होंगे, आपके पास ग्रिड के कनेक्शंस भी होंगे। सेफ इंटीग्रेशन और बेस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे ली जा सकती है आपके ग्रिड टाइड सोलर से, चाहे वो ग्रिड के साथ चल रहा हो, चाहे वो आपके जनरेटर्स के बैकअप पे चल रहा हो। और ऑफ कोर्स जब आप सोलर को मिक्स करवाएंगे अपने जनरेटर्स के बैकअप के ऊपर, जब आपकी बिजली जाती है, उस सूरत में आपके जनरेटर्स के अंदर आपको सूरन फ्यूल सेविंग नज़र आनी चाहिए। प्लस फिर कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जहाँ पे ग्रिड की पेनल्टीज पड़ने का ख़तरा होता है। उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप उसके बारे में मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। आपकी जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और उसके अंदर आगे जाके आपने अपने जगह जगह पे अपने सोलर इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं, तो आपके जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वहाँ पे जो लॉसेस आ रहे हैं, उन लॉसेस को भी ये ओवरकम करने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है कि आपको मतलब जो आपका एनर्जी मिक्स बन रहा है, कि आपके गैस जनरेटर्स हैं, डीजल जनरेटर्स हैं, HFO जनरेटर्स हैं, स्टीम टरबाइंस हैं, या आपके ग्रिड के मल्टीपल कनेक्शंस हैं, आप और ऑफ कोर्स आप ग्रिड टाइड सोलर लगाने चाह रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी मिक्स बनना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये उसको भी इंश्योर कर रहा होता है। तो इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि व्हाट इज पीवी डीजी सिंक्रोनाइजेशन, इसके ऊपर पूरे का पूरा एक वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, तब आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से लिंक कर पाएंगे। अच्छा, अब लेमैन लोगों के लिए कि भाई अगर ग्रिड टाइड इन्वर्टर को आप डायरेक्टली अगर चला देते हैं कहते हैं किसी भी जनरेटर के साथ, तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है, पीवी जेनसेट कंट्रोलर क्यों चाहिए होता है उस केस के अंदर, उसका भी अलग से एक वीडियो बना हुआ है। किस किस्म के कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं पीवी जेनसेट कंट्रोलर से फॉर डीजी पीवी सिंक्रोनाइजेशन, उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा। प्लस आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आपको पीवी डीजी कंट्रोलर की ज़रूरत है भी या नहीं। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब थोड़ा सा एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि आपके ग्रिड टाइड इन्वर्टर को तो पता ही नहीं है कि उस टाइम पे पीछे सोर्सेज कौन से चल रहे हैं, मैंने कम इंजेक्शन करनी है, ज़्यादा इंजेक्शन करनी है, कंट्रोल्ड इंजेक्शन करनी है, तो इसको ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? एक दिमाग बताएगा जिसको पता होगा कि भाई इस टाइम पे पीछे ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शन चल रहे हैं, किसका स्टेटस क्या है, किस पे नेट रेटिंग हुई हुई है, किस पे नहीं हुई हुई, किसका सेंक्शन लोड कितना है, जनरेटर्स चल रहे हैं तो कौन कौन से जनरेटर्स हैं, किस किस रेटिंग के हैं, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हैं, आप सोर्सेज की आपस में ट्रांजिशनिंग हो रही है, साइट का लोड क्या चल रहा है। पीवी जेनसेट कंट्रोलर को इस सब चीज़ों को पता होता है और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो सोलर से उतना ही बनाता है और वही पावर बनाता है जिसकी सिस्टम को ज़रूरत होती है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होती है। ये पीवी जेनसेट कंट्रोलर या पीवी डीजी हाइब्रिड या फ्यूल सेविंग कंट्रोलर, ये एक ही चीज़ के नाम है और इन सब का एक ही ये वाला मकसद होता है। अच्छा, अभी जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा आर्किटेक्चर खोला हुआ, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सिंपल सा है। ये आर्किटेक्चर्स ऑफ कोर्स फिर ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो फिर आपकी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले सिनारियो में दिखाया कि जी आपकी तो जो इंजेक्शन हो रही थी, लेट से वो किसी एक एलटी पे कहीं ना कहीं हो रही थी, पर भाई एचटीज भी हो सकती हैं, आपके एमवी लेवल पे भी इंजेक्शन हो सकती है, आपकी डिफरेंट लो वोल्टेज के लेवल पे भी इंजेक्शन हो सकती है, और ऑफ कोर्स आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेटर्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रिड के कनेक्शंस भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर ये सब चीज़ें संभाल सकता होता है। अच्छा,
अब हम शुरू करते हैं कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर जब ग्रिड के साथ चल रहा हो तो उसके अंदर क्या चीजें जरूरी होती हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रहा होता है। पहली बात है कि इसके खुद ब खुद ही डिटेक्ट करता है कि क्या इस टाइम पे जो मैं पावर ले रहा हूँ, ये सोलर को जो पावर मिल रही है वो इस टाइम पे ग्रिड से मिल रही है। अच्छा, ग्रिड से मिल रही है तो क्या इस मीटर पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं? अच्छा, अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि मुझे इतनी ही बिजली बनानी है जितनी लोकली इस्तेमाल हो जाए और मैं वापस ना भेजूं ताकि पेनल्टीज ना पड़े। तो बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट भी ये कर रहा होता है। प्लस क्योंकि इसको एग्जैक्टली पता है कि आपका ट्रांसफार्मर का साइज क्या है या आपका ग्रिड कनेक्शन क्या है, तो इसके लिहाज से आपके सैंक्शन लोड के लिहाज से ये लिमिटेड एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी इसमें होता है। फिर जब आपकी सोलर की इंजेक्शन शुरू होती है, इन्वर्टर्स बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर पे होते हैं और इसका मतलब है कि वो एक्टिव पावर तो इंजेक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर का वो कहीं हिसाब किताब नहीं रख रहे, वो जो कुछ भी है वो ग्रिड साइड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए आपने नोट भी किया होगा कि जी जब ग्रिड के साथ चलाया जाता है तो पावर फैक्टर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब पीक टाइम आता है, सोलर मैक्सिमम इंजेक्शन दे रहा होता है ग्रिड टाइड, तो पावर फैक्टर ग्रिड साइड के ऊपर डिस्टर्ब होता है, ये उसको भी संभालता है। प्लस जहां पे सोलर की डिस्ट्रीब्यूटेड इंजेक्शन हो रही हो वहां पे इसके पास ये कैपेबिलिटी भी होती है कि लोकलाइज्ड जहां पे लोड की वजह से पावर फैक्टर आपके सर्किट या सब सर्किट में डिस्टर्ब हो रही है उसको भी ठीक करने में मदद कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स दे रहा हूं जो कि एडवांस लेवल के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स के साथ पीवी जेनसेट कंट्रोलर से कैसे हैंडल करता है, इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरो एक्सपोर्ट क्या होती है, जीरो फीड इन क्या होती है, पीवी जेनसेट उसको कैसे ख्याल करता है, एक पूरा अलग से वीडियो है। लिमिटेड एक्सपोर्ट क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, और पीवीडीजी कंट्रोलर इसमें इस केस में क्या करता है, उसके ऊपर भी आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब हम लोग जनरेटर के सिनेरियो की बात करते हैं कि आपके एप्लीकेशन में जो भी जनरेटर्स लगे हुए हैं और अब ठीक है उसके साथ सोलर लग गया। पहली बात है, अक्सर जो सोलर इंस्टॉलर्स या ईपीसी होती है उनको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह देते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आपकी ग्रिड नहीं है तो उस सूरत में आप जो है वो जनरेटर के साथ जो है ग्रिड टाइड इन्वर्टर अपना नहीं चला सकते। ये एक मिथ है, ये ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो ये वाली बात कर रहे होते हैं। आप जब इसको मजीद स्टडी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली ये पीवी माइक्रोग्रिड, पीवीडीजी हाइब्रिड, ये आपको ये सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जरूरी नहीं कि ये मेगावाट लेवल पे हो रही हो, ये इवन 30 किलोवाट के सिस्टम से भी ये वाली चीज शुरू हो जाती है, 20 किलोवाट पे भी हो जाती है। इस पे पूरा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप आखिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जरूरत है या नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा खैर, अगर आपका सोर्स जनरेटर या जनरेटर्स चल रहे हैं तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर किस किस्म का कंट्रोल दे रहा होता है। सबसे पहले अगेन ये डिटेक्ट करता है कि भाई इस टाइम पे कौन सा जनरेटर चल रहा है या कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं। जाहिर बात है जब इसको पता होगा तो फिर उसके लिहाज से ये अपनी जो सोलर की इंजेक्शन है उसको रेगुलेट करेगा। अब ये हमेशा इंश्योर करता है इसको, क्योंकि पता है कि जनरेटर या जनरेटर्स कौन से चल रहे हैं, इसको ये भी पता होता है कि अगर ये जनरेटर चल रहा है तो मैंने इस जनरेटर के ऊपर मिनिमम कितना लोड रखना है इसकी रेटिंग के मुताबिक, ताकि जनरेटर की रिलायबिलिटी बेहतरीन रहे, ताकि जनरेटर से मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाए और इसके साथ साथ जो जनरेटर है वो उसके भी लॉन्ग टर्म डैमेजेस नजर आने शुरू हो जाएं। पूरे एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जी अगर आप अपने जेनसेट को अंडरलोड करते हैं, जनरेटर्स को अंडरलोड करते हैं तो किस किस्म के मसाइल आते हैं, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको बड़ा क्लियरली अंदाजा हो जाएगा। अब इसी के साथ ही जहां पे ये मिनिमम जेनसेट लोडिंग को इंश्योर कर रहा होता है वहां पे ऑफ कोर्स अगर जनरेटर या जनरेटर्स पैरेलल होकर चल रहे हैं तो, और या फिर एक जनरेटर है जो आप अभी एक और स्टार्ट कर रहे हैं या एक जनरेटर है जिसको आप रैंप ऑफ करके बंद कर रहे हैं, तो ये उनकी ट्रांजिशनिंग को भी सारी तरह देख रहा होता है और हमेशा सिस्टम को सेफ स्टेट में रखता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो कि सोलर कंपनीज वाले जो हैं वो ये गड़बड़ कर भी चुके हैं कि जहां पर उन्होंने पीवी जेनसेट कंट्रोलर नहीं लगाए थे तो वहां पे एक्चुअली रिवर्स के सिनारियोज क्रिएट हुए हैं, सेफ्टीज या तो लगी नहीं हुई थी या बाईपास हुई थी और जनरेटर का अल्टरनेटर या जनरेटर का जो आपका इंजन है वो डैमेज हो जाता है, पूरा कोलैटरल डैमेज होता है ये वाला। तो ये उसको भी हैंडल करता है कि रिवर्स पावर फीड नहीं होने देता। प्लस फिर जहां पे हम लोग बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं वहां पे फिर स्पिनिंग रिजर्व्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये स्पिनिंग रिजर्व्स को भी कैसे मेंटेन करना है, ये बड़े सिस्टम्स में कैसे देखना है, इसको वो भी इस चीज का भी पता होता है। और अगेन जैसे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ये कर रहा था ग्रिड के सिनेरियो के अंदर,
ऑफ कोर्स जनरेटर के केस में तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स जो हैं वो रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर जो पूरे सिस्टम के अंदर है या जनरेटर की साइड के ऊपर जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको भी ये बैलेंस आउट करे, उसको भी उसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा जहां पे हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने खुद से कैलकुलेट करना हो कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने से आपकी फ्यूल की मद में बचत होगी, कितनी होगी या नहीं होगी, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका उसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको देखने के बाद ही आप कुछ फैसला कर सकते हैं कि आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिलने वाली है। अच्छा, पूरा एक अलग से एक और वीडियो भी है कि जी रिएक्टिव पावर या पावर फैक्टर जो पीवी जेनसेट कंट्रोलर जैसे हैंडल कर रहा होता है जनरेटर्स के केस में, वो क्यों जरूरी होता है और वो उसको कैसे करता है। पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो खुद ब खुद ही हैंडल करता है ऑटोमेटिकली ट्रांजिशनिंग बिटवीन सोर्सेज के ग्रिड से जनरेटर पे जा रहा है, जनरेटर से दूसरे जनरेटर के ऊपर जा रहा है, या इन जनरेटर से इन जनरेटर के ऊपर स्विचिंग हो रही है, ये उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा होता है। प्लस अगर मल्टीपल एलटीज हैं, अब इसका मतलब ये है कि इट इज़ पॉसिबल कि शायद उनके सोर्सेज एट किसी एक खास इंस्टेंस पे डिफरेंट हो। इसका मतलब है कि अगर ग्रिड टाइड सोलर लेट से इस एलटी पे भी लगा हुआ है, उस एलटी पे भी लगा हुआ है, इसके पीछे ग्रिड फीड कर रहा है, फॉर सम रीजन दूसरा अभी भी जनरेटर के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आइसोलेटेड कंट्रोल चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होती है। अब इसने हमेशा ये इंश्योर करना है कि अगर किसी वजह से इसके अपने यानी कि इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या फेल होते हैं तो हमेशा सेफ्टी लगेगी, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं कि फेल सेफ लग रहा है कि कोई भी कंपोनेंट अगर फेल हो रहा है तो सिस्टम ब्लाइंड इंजेक्शन नहीं होने देगा सोलर की, बल्कि सेफ्टी लग जाएगी। अच्छा, फिर अगर कोई भी चीज है जो कि मिशन क्रिटिकल, अगर आपने कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं कि भाई अगर ये चीज यहां तक हो जाए या ट्रिपिंग की तरफ जा रही है या कुछ भी ऐसा है, तो ये पहले से प्रेडिक्टिव अलार्म देना शुरू कर देता है कि भाई अब आप उस तरफ जा रहे हो जहां पे आपकी ट्रिपिंग हो सकती है, ताकि वक्त ट्रिपिंग एक्चुअली होने से पहले अगर कुछ कर सकते हो तो वो मैनेज कर लो। फिर अगर किसी किस्म के अलार्म आ चुके हैं, फॉल्ट आ चुके हैं, तो उनको इंडिकेट करना कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल्ट आया है, ये किस कंपोनेंट के अंदर फॉल्ट आया है, तो ये बेसिकली उसको भी आइडेंटिफाई करता है। दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अलग से फॉलोइंग स्लाइड्स आपको डिटेल में मिलेंगी। एक ये कि इसके हार्डवेयर का सर्टिफाइड होना, इसके सिस्टम का सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, जो कि ऑफकोर्स इंटरनेशनल बॉडीज करती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से एक पूरी डिटेल स्लाइड होगी कि मॉनिटरिंग एंड इंटरफेसिंग पीवी जेनसेट कंट्रोलर की इटसेल्फ, उसके लिए क्या क्या मस्ट हैव्स होते हैं, उसको भी हम आगे पूरी डिटेल्ड स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब सर्टिफिकेशंस की बात की जाए कि जी अगर किसी ने भी लेट से एक हार्डवेयर बना लिया है, वो हार्डवेयर कह रहा है कि जी हम बहुत अच्छा हार्डवेयर है, पर सिर्फ उसका कहना तो काफी नहीं है ना। जब तक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉडीज जो वेल डिफाइंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट सर्टिफिकेशंस जब तक हार्डवेयर की नहीं है, वो हार्डवेयर यूजलेस है। वो चल रहा है, वो शायद एक दिन चल रहा है और शायद वो पूरी यानी कि 50 साल 60 साल भी चल जाए, पर ऑफ कोर्स जब एक चीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी ही नहीं हुई तो उसके ऐसे किसी भी चीज के ऊपर उसको कंसिडर करना वो ऑफ कोर्स एक गलती है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जी आपका जो डैमेज होने का खतरा है उसमें क्या है कि जी आपका तो लिटरली आपकी ट्रिपिंग हो सकती है, आपके जनरेटर्स का कोलैटरल डैमेज आ सकता है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो भी पीवी जेनसेट कंट्रोलर को कंसिडर करें, आप ये देखें कि भाई इसकी सी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, आईसी की कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, इसकी एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन जैसे एटेक्स होती है या इसकी यूएल सर्टिफिकेशंस वगैरह क्या है, आप उनको तसल्ली से चेक करें। प्लस अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो एक पीसीबी है जिसको एक किसी देसी से डब्बे के अंदर डाला हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज समथिंग जिसपे आप रिलाय नहीं करना चाहेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्पैक्ट पीसी को उठा के, उस कंप्यूटर को उठा के उसको लेट से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है उस हार्डवेयर को, तो वो हार्डवेयर इसलिए बना नहीं हुआ। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आपको क्या गारंटी है इस चीज की कि आप जाएं अपना लैपटॉप ऑन करें, अपना पीसी ऑन करें, अपना सर्वर ऑन करें और वो चलता रहे। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हार्डवेयर इतना रिलायबल होता नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज इस तरह के कंप्यूटर्स पे चल रही होती तो, या इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर यानी कि स्टैंडर्ड पीसीज के ऊपर लेट से अगर चल रही होती, तो
फिर फैक्ट्रीज ना चलती, फिर हर वक्त बंद ही रहती वो, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंद रहती। प्लस आप इसको भी जरूर कंसिडर करें कि जी एक्यूरेसी क्लास जो सिस्टम की है वो कम से कम 0.5 एक्यूरेसी क्लास होनी चाहिए। 0.5 से ज्यादा जो बेहतर एक्यूरेसी क्लास होती है डेट इज 0.1। अगर 1 एक्यूरेसी क्लास है या 2 एक्यूरेसी क्लास है तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी उतनी वीक है। ये तो थे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बात और हार्डवेयर के रिलेटेड हिंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो होता है वो किस तरह की उसको मॉनिटरिंग एंड इंटरफेसिंग ऑप्शंस देने चाहिए। ऑफ कोर्स इसको रिमोटली मॉनिटर करना चाहिए कि जी आप जहां पे भी हैं और आपकी साइट्स जहां पे भी हैं, यू शुड बी एबल टू सी के एनर्जी मिक्स बन कैसे रहा है। वो अगर आपकी मोबाइल डिवाइस है, एंड्रॉयड है या एप्पल बेस्ड है या विंडोज बेस्ड है, या आपके लेट से आपके कंप्यूटर्स हैं जैसे विंडोज बेस्ड के कंप्यूटर है या मैक बेस्ड के कंप्यूटर है, उन सब पे भी इनकी इंटरफेसिंग आनी चाहिए कि आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाए, आपको एनर्जी मिक्स दिखाए कि आपका बन क्या रहा है। क्योंकि जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर का जो पोर्टल है वो आपको ये सब कुछ नहीं दिखाएगा, वो आपको बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दिखा पाता है या सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दिखा पाता है जिसका लेना देना सोलर के साथ है। वो जो पोर्टल्स बने होते हैं दे आर नॉट डिजाइंड कि आपके पीछे कौन कौन से सोर्सेज होंगे या कितने सोर्सेज होंगे, ये उसके लिहाज से डिजाइन नहीं होते। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो होता है उसको ही एग्जैक्टली पता होता है कि रियल टाइम में क्या चल रहा है या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या है उसकी। प्लस अगर उसका लोकल डिस्प्ले हो जहां पे रियल टाइम में नजर आ रहा हो, बहुत अच्छी बात है, हाईली रिकमेंडेड। लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर इट शुड बी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको किसी भी पीसी पे लोकली भी चले मॉनिटर कर लिया जाए या ओवर द इंटरनेट वैन पे कर लिया जाए, या अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर पहले से स्काडा सिस्टम्स लगे हुए होते हैं उनके साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाए, वेदर स्टेशन के साथ हो जाए, जो एग्जिस्टिंग आपके जनरेटर टू जनरेटर सिंक कंट्रोलर्स या जनरेटर टू मेन सिंक कंट्रोलर्स लगे हुए हैं उनके साथ इंटीग्रेशन हो जाए। और अगर इसी तरीके से कोई भी स्पेसिफिक सोलर स्पेसिफिक अगर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उसको भी ये डाटा दे सके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमूमन जो एप्लीकेशन आ रही होती है उसी में से किसी एक एप्लीकेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइट है जहां पे 100 केवीए का जनरेटर पड़ा हुआ है, जनरेटर का पावर फैक्टर 0.8 एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब है कि 80 किलोवाट्स का जनरेटर है। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो जनरेटर का मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है कि जी जनरेटर के ऊपर मिनिमम जेनसेट लोडिंग का सेट पॉइंट 30% ऑफ इट्स टोटल रेटिंग है। इसका मतलब है कि ये 80 किलोवाट का जो जनरेटर है इस पे 24 किलोवाट रखना जरूरी है। अब अमूमन जो साइट्स होती हैं वहां पे यकीनन सिंगल फेज लोड भी होता है, इसका मतलब है आपका फेज अनबैलेंस होगा ही होगा। ये जो 24 किलोवाट है ये तीनों फेजेस का क्यूमुलेटिव है, उनको मिला के कंबाइंड है। पर जब सिंगल फेज लोड की बात आती है और खास करके अनबैलेंस लोड्स की बात आ जाती है तीनों फेजेस के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि उसको जो भी आपका 30% निकल रहा है विच इज 24 किलोवाट, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि फेज 3 होते हैं, जो कि बनता है 8 किलोवाट। अब इस सूरत में अगर तो तीनों फेज के ऊपर 8 किलोवाट से ज्यादा लोड है तो वो एडिशनल लोड जो है उसको सोलर टेकअप करना शुरू करे। अगर किसी वजह से 8 किलोवाट से लोड कम हो रहा है तो सोलर जो भी जनरेशन कर रहा है उसको कर्टेल करना शुरू करे। इसने हमेशा ये इंश्योर करना है कि जनरेटर के ऊपर जो लोड डिफाइन कर दिया गया मिनिमम जेनसेट लोड वो हो। अब अगर इसी तरीके से जनरेटर से लेट से स्विच होता है वापस ग्रिड की तरफ, तो इसको खुद ब खुद ही डिटेक्ट करेगा कि अच्छा जी अब मेरा जो सोर्स है या सोलर जो पावर अप हो रहा है वो ग्रिड से हो रहा है और मैंने आइदर इसके ऊपर इसको एक्सपोर्ट करने देना या नहीं देना, या मैंने इसके ऊपर लिमिटेड एक्सपोर्ट करनी है, वो इन तमाम सिनेरियोस को ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। ये जो जनरेटर की हमने एग्जांपल ली इसके अंदर एक और टेक अवे यहां पे जरूरी है कि अगर आपकी लेट से ये जो मैंने 100 केवीए के जनरेटर की मिसाल ली आप इसके अंदर एक चीज नोट करिएगा, कहीं पे मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि वहां पे सोलर जो है वो 50 किलोवाट लगा हुआ था, 100 किलोवाट लगा हुआ था, 200 300 कितने किलोवाट लगा था, मैंने यहाँ पे इसकी कोई सोलर की बात ही नहीं की कि ग्रिड टाइड सोलर लगा कितना हुआ है, ये कितना लगाने जा रहे हैं आप। उसकी मैं आपको डिटेल में अभी आगे एक चार्ट के साथ एक टोटली एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों मैटर नहीं कर रहा होता इस एस्पेक्ट के अंदर। अच्छा, अब लेट से एवरेज लोड जो है वो आपकी साइट का, वो अगर आपको पहले से ही पता है कि भाई अगर 30 किलोवाट लोड है मेरी साइट का, 30 किलोवाट से ज्यादा मेरा अमूमन चल नहीं रहा होता, ये एवरेज लोड दोपहर के वक्त इतना नहीं होता, और अगर आपके जनरेटर का जो मिनिमम जेनसेट लोड है वो है ही, मिनिमम जेनसेट लोडिंग है ही 24 किलोवाट के आसपास,
और आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में हमारा लोड बढ़ना भी नहीं है, तो इस सूरत में फिर आपको पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने का फायदा नहीं है। पर यही मिसाल ले लेते हैं कि अगर इसी साइट के ऊपर जो लोड है लेट से वो 70 किलोवाट 65 किलोवाट लोड होता है, यानी कि जनरेटर याद रखिएगा 80 किलोवाट का था। अब उसके लिहाज से अगर हम 85 90% लोड पे अगर वो चलता था, और अब अगर हम पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगा के ग्रिड टाइड सोलर की शेयरिंग करवाते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट फ्यूल कंजम्पशन के अंदर इंपैक्ट नजर आएगा। आपको अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाने से भी पहले, कि अगर आप फ्यूचर में पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगाएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूल की मद में आपको कितनी बचत होगी। ये आप इसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम थोड़े से ना एक ऐसे सिनारियो में जाते हैं जहां पे अक्सर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको कर दिया जाता है। मैं यहां पे एक मिसाल ले रहा हूं कि एक साइट है जहां पे 3 जनरेटर्स पड़े हुए हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों जनरेटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन में हैं। कहने का मतलब यह है कि एक टाइम में एक ही जनरेटर लोड उठा सकता है, तीनों आपस में पैरेलल नहीं है। क्योंकि अगर तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यही कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर या कमर्शियल में चल रहा होता है। अच्छा, 3 जनरेटर्स ले लेते हैं, एक 200 केवीए का, एक 300 केवीए का, एक 500 केवीए का है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से अगर जनरेटर को 100 जनरेटर की किलोवाट में रेटिंग निकाल लेते हैं कि जी मैक्सिमम लोड लेट से इस जनरेटर पे जो डाला जा सकता है 100% के लिहाज से 100% लोड कितना होगा, तो हमने हर जनरेटर की जो केवीए की रेटिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दी 0.8 से। अब 200 केवीए का जनरेटर का मतलब यह है कि 160 किलोवाट, 300 केवीए का जनरेटर का मतलब है 240 किलोवाट, 500 केवीए के जनरेटर का मतलब है 400 किलोवाट। अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो जनरेटर थे उसके ऊपर जो भी उनका मैन्युफैक्चरर था उसने कहा था कि भाई 30% ऑफ जो मैक्सिमम जनरेटर रेटिंग है आपको इतना लोड इस जनरेटर के ऊपर रखना ही रखना है। अब उस सूरत में क्या करेंगे कि जी अब 160 जो कि किलोवाट हमने निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से 30% निकाल रहे हैं, तो ये 200 केवीए का 48 किलोवाट बन जाएगा, 300 केवीए का 72 किलोवाट बन जाएगा, 500 केवीए का 120 किलोवाट बन जाएगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि जी हर जनरेटर के साथ क्या आंखें बंद करके अगर 500 किलोवाट लगा होता, 1 मेगावाट लगा होता या 50 किलोवाट लगा होता, तो क्या तमाम उस सूरत में कि मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन यानी कि जितनी धूप आती और जितनी उसकी एसी बन सकती होती, क्या उतनी ही बना के इंजेक्ट हो जाती? ऐसा नहीं होता। इसको मैं पूरे एक अलग से केस स्टडी है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फॉर नाउ आप ये समझ लें कि अगर 160 किलोवाट की रेटिंग का जनरेटर है, उसके अंदर से 48 किलोवाट रख दिया जनरेटर के ऊपर ही, तो जो मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन आप इस जनरेटर के चलते हुए करवा सकते हैं वो 112 किलोवाट से ज्यादा नहीं करवा सकते, चाहे आपने 150 किलोवाट लगाया हुआ हो साथ में या 500 किलोवाट लगाया हुआ हो। ऐसे ही 300 केवीए जनरेटर के केस के अंदर यानी कि 240 किलोवाट के जनरेटर के केस के अंदर 72 किलोवाट जनरेटर पे रहेगा, 168 किलोवाट जो है वो आपका आप सोलर से ले सकते हैं, और 500 केवीए यानी कि 400 किलोवाट के जनरेटर के केस में 120 किलोवाट जो है वो जनरेटर के ऊपर ही रहेगा, जबकि आप 280 किलोवाट्स की सोलर इंजेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, इस ये जो मैंने अभी सारी आपको एक 3 जनरेटर्स के केस के अंदर मैंने कहा कि मैक्सिमम लोड जो डाल सकते हैं जनरेटर पे दैट इज 100%। पर एक अच्छी प्रैक्टिस जो कि इंडस्ट्री के अंदर लोग केयरफुली फॉलो कर रहे होते हैं, वो कभी भी कोशिश करते हैं कि उनका जो लोड है जनरेटर का वो 80% से ऊपर ना जाए जनरेटर की रेटिंग के मुताबिक। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने मैक्सिमम लोड 200 केवीए के जनरेटर का एज्यूम करना है 80% की रेटिंग के मुताबिक, तो इसका मतलब है मुझे 200 केवीए को जरब देना पड़ेगा पावर फैक्टर विच इज 0.8, और उसको फिर जरब देना पड़ेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम रेटिंग 80% रखी है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.8 करूंगा, तो 128 किलोवाट बेसिकली वो लोड है जो कि आप कहते हैं कि जी मैंने जनरेटर को क्योंकि कभी 80% से ऊपर लोड डालता ही नहीं हूं या ना मैं डालना चाहता हूं, तो इसका मतलब है 128 किलोवाट पर उसको रखूंगा। ऐसे ही 300 केवीए के केस में 192 किलोवाट बनता है, 500 केवीए के केस में 320 किलोवाट बनता है। अब आप कहते हैं कि जी इस जनरेटर का अगेन जो मिनिमम जेनसेट लोडिंग सेट पॉइंट जो जनरेटर मैन्युफैक्चरर ने बताया, उसने कहा कि भाई इसको 30% पे रखना जरूरी है। अब जो आपने 30% रखा वो तो टोटल जनरेटर रेटिंग के मुताबिक था ना। टोटल जनरेटर की रेटिंग 200 केवीए की तो एक्चुअली 160 किलोवाट थी,
इसका मतलब है कि 48 किलोवाट 200 केवी पे रखना जरूरी है, 72 किलोवाट 300 केवी पे रखना जरूरी है, 120 किलोवाट 500 केवी पे रखना जरूरी है। तो फिर सवाल यह बनता है कि अब हम मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन किसी भी जनरेटर के साथ जो करवा सकते हैं इस सिनारियो में कि हमारा मैक्सिमम लोड जो हम जनरेटर पे अज्यूम करते हैं दैट इज 80%, तो सोलर की इंजेक्शन कितनी हो जाएगी? 200 केवीए के केस में 80 किलोवाट, 300 केवीए के केस में 120 किलोवाट, 500 केवीए के केस में 200 किलोवाट। अच्छा, जो मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन हो रही है इसका मैं आपको क्विक इनपुट दे देता हूं कि ये हम पे मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन की हम क्यों बात कर रहे हैं। देखें, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन चला रहे हैं और ऑफ कोर्स आप लोग ट्रिपिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको अपना लोड चलाना ही चलाना है, इसीलिए तो इन फर्स्ट प्लेस आप लोगों ने जनरेटर्स रखे हुए हैं और उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। अब अगर आपने ग्रिड टाइड सोलर लगा लिया और आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो ग्रिड टाइड सोलर को प्राइमरी सोर्स के तौर पे एडअप करवाऊंगा जनरेटर के अंदर, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आपकी क्लाउड एक्टिविटी जरा सी आगे पीछे होगी या वेदर चेंज आएगा या स्मॉग का मसला आएगा या फॉग का मसला आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका अगर पीछे जनरेटर चल रहा हुआ और आपने लोड, जाहिर बात है इसको ग्रिड टाइड सोलर को प्राइमरी बना के आप उस पर लोड डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो भी एक्टिविटी होगी उसके अगेंस्ट जो लोड होगा वो सारा प्राइमरी की तरफ जाएगा। जब प्राइमरी की तरफ जाएगा तो प्राइमरी ट्रिप कर जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप एक इस ये जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, आप इससे ज्यादा सोलर इंजेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। लेट से आपके जनरेटर की जो आपको पता है कि आपके जनरेटर जो है ना वो इतना यानी कि रिलायबल उतना नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हुआ करता था, और आप जानबूझ के अब लोड जो है लेट से आप उसकी कैपेसिटी के 60% के मुताबिक डाला करते थे। तो याद रखिएगा कि अब आपने जो मैं फॉर्मुलेशन आपको दी है उस फॉर्मुलेशन के मुताबिक आपने 60% के लिहाज से ही जो है वो अपनी मैक्सिमम सोलर इंजेक्शन भी देखने की कितनी हो सकती है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली ये सब कुछ जो होता है, ये वाले फिगर्स डाल दिए जाते हैं पीवी जेनसेट कंट्रोलर में, वो सब कुछ खुद ब खुद ही मैनेज कर रहा होता है ये वाला। इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट भी ऐड करता चलूं कि अगर आपने ग्रिड टाइड टेक्नोलॉजी को, ग्रिड टाइड सोलर को अगर आपने प्राइमरी बनाने की कोशिश की तो याद रखिएगा आपका वेदर का शिफ्ट भी आता है। ऑफ कोर्स जो इरेडिएशन आपको साल के किसी खास महीनों में मिल रही होती है, जरूरी नहीं कि उसके जो अपोजिट महीने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियां हैं तो इरेडिएशन कुछ और होगी, जैसे जैसे आप सर्दियों में जाएंगे इरेडिएशन कुछ और होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर तो आपने एज्यूम किया हुआ कि भाई ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स इतने तो दे ही देंगे, तो भाई पहली बात यह कि बेल कर्व जो है वो आपकी बेल कर्व बन रही है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ेगी एक खास हद तक, और उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन भी कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपने अगर उस लिहाज से डिजाइन किया तो याद रखिएगा कि जब वेदर शिफ्ट आएगा आपका, तो उस सूरत में आपका इन द एंड उठाना तो लोड ही है ना, फिर वो लोड ही नहीं उठा पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। इसकी वजह से आप आंखें बंद करके, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि जी मैंने तो 500 किलोवाट सोलर लगा लिया, मैं पीछे 100 केवी का जनरेटर रखूंगा, उसने तो सिर्फ और सिर्फ उसको 3 फेज ही देने हैं ना, तो 3 फेज उसको चले जाएंगे तो वो बेवकूफ बन जाएगा और वो इंजेक्शन देना शुरू कर देगा और सोलर की इतनी इंजेक्शन खुलकर आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको उसकी जो है वो डिटेल्स भी एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ जनरल से सवाल होते हैं जो कि शायद आपके जहन में भी आ रहे हो, या कि जब आप इस पे वर्किंग करेंगे तो आपके जहन में आ जाएंगे। क्या पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल ब्रांड के इन्वर्टर्स अगर एक साइड पे लगे हुए, लेट से एसएमए भी लगा हुआ है, हुआवे भी लगा हुआ है कुछ, और वक्त के साथ साथ ऐसे लगते जा रहा है, क्या तमाम इन्वर्टर्स को या डिफरेंट ब्रांड को हैंडल कर सकता है? अगर तो उस पीवी जेनसेट कंट्रोलर का मैन्युफैक्चरर उस पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट करता है और उसके साथ कंपैटिबल है तो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, अगला सवाल के पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है क्या इन्वर्टर लेवल पर अगर किसी किस्म का मसला आया हुआ हो तो क्या वो उसको भी हल कर सकता है? पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है अगर इन्वर्टर लेवल पे कोई फॉल्ट आया हुआ है तो एट बेस्ट इंडिकेट कर सकता है, पर बाकी जितनी भी सेफ्टीज हैं जिसकी वजह से वो इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा है, जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे इन्वर्टर लेवल पे जाके, तब तक ये उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, क्या अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, समझ बैठते हैं कि भाई पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी करवा देगा, ऑटोमेटिकली बंद भी करवा देगा। ये चीज़ अमूमन नहीं हो रही होती। उसकी वजह यह है कि साइड टू साइड वेरी करता है कि अक्सर जगहों पे मैनुअल चेंज ओवर पैनल लगे हुए होते हैं जहां पे ब्रेकर्स के थ्रू चेंज ओवर कर रहे होते हैं, और
कुछ साइटों के ऊपर ऑफ कोर्स एटीएस पैनल भी लगे हुए होते हैं। तो पीवी जेनसेट कंट्रोलर इंडिपेंडेंट है अपने ऑपरेशन का, कि अगर जहां पे एटीएस लगा हुआ है ये वहां पे भी हुकअप हो जाता है जाके, और अगर कहीं पे मैनुअल चेंज ओवर किया जा रहा है ये वहां पे भी हुकअप हो जाता है जाके। अच्छा, फिर एक और बड़ा मजे का सवाल कि जी जब जनरेटर चल रहा होगा तो जो एक्सेस सोलर की जनरेशन हो रही होगी वो कहां जाएगी? सोलर की पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है उसने हमेशा जो है वो सोलर को पकड़ा हुआ होता है, ये कभी एक्सेस जनरेशन होने ही नहीं देता। तो इसलिए कोई ऐसे सिनारियोज नहीं आते कि जी आपकी एक्सेस जनरेशन हो रही हो। और कुछ लोगों का तो इवन जो बड़ी मजे की एक चीज मतलब एक्सपीरियंस हुई थी, अक्सर सोलर ईपीसीज ये भी पूछ लेती हैं कि जी जब आपका पीवी जेनसेट कंट्रोलर चल रहा होगा ऑफ कोर्स विद जनरेटर, तो उस टाइम पे ग्रिड साइड के ऊपर एक्सपोर्ट होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स जब आपने चेंज ओवर पैनल लगाया हुआ है, जब आपने एटीएस लगाया हुआ है, तो जब आपकी ग्रिड गई तो कट ऑफ हो गया। अब जब वो कट ऑफ हो गया तो सोलर बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जनरेटर के साथ तो वो मिलके चल रहा होता है, आपकी ग्रिड को तो एक्सपोर्ट करना भी चाहे तो नहीं किया जा सकता। इसमें ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शन है कि अगर आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज की बात करें, वहां पे ग्रिड और जनरेटर्स आपस में पैरेलल हुए हुए होते हैं। मैं उस सिनारियो की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिजाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें, और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।